Hi everyone, good evening. Welcome to day number 40. We are going to solve some very important MCQs today from the perspective of, yes, from the perspective of prelims exam. So far, we have been solving the PYQs. But then I wondered कि this year, not just this year, last year, even we have so many schemes, so many acts, so many amendments which were being made repeatedly. And in UPSC, whenever it comes to prelims examination, the government schemes, the amendments, the acts, different changes which the government brings in, they become quite important. So, why are we neglecting that aspect of prelims? I decided today we will be solving six questions, six to seven questions at least, on some very important changes that the government has tried to bring. Whether it is environment, polity, what are the different schemes or different acts that the government has brought, different amendments, we are going to solve questions on it. तो ये रहेगा आपका एक छोटा सा टेस्ट. बट उससे पहले आई हैड ऑलरेडी गिवन द लिंक इन द मॉर्निंग टू सॉल्व दीज सेवन क्वेश्चंस विद सुपर कलाम. I hope you have utilized that link and solved the seven questions. It was just a matter of 10 minutes. 7 क्वेश्चन सॉल्व करने थे. वैसे तो मैं 7 मिनट ही देती, बट मैंने थोड़ा सा लीवे दे दिया कि चलो 10 मिनट आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व करो क्वेश्चंस, है ना. Now, live we are going to solve the questions, and afterwards I'll be sharing the PDF of this class also with all of you, because we will be making live notes as well. हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर नोट्स भी बनाएंगे, इसीलिए क्लास का PDF भी आपको दिया जाएगा. पर आई वॉन्ट होल हार्टेडली आप इस क्लास में पार्टिसिपेट करो. ठीक है, इसी नोट पे क्लास शुरू करें. एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? ओके. ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट, if you are preparing for 2024 examination, right now 85 at approximately 80-85 days are left. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अपने स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज कर रहे होंगे. एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करना मत छोड़ना. एनसीईआरटीज, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग देम. कोई नया मटेरियल मत उठाना इस टाइम पर. ओके, चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. मैं आपके साथ टॉपर्स की लिस्ट भी शेयर करूंगी कि कितने बच्चों ने सुबह से PYQs एंड दीज MCQs में पार्टिसिपेट किया है. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल. हालांकि हमको पता है कि ये 2023 में न्यूज में रहा है. सो दिस क्वेश्चन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर आंसर. जल्दी से फटाफट से बताएं कि इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा. जो की पॉइंट्स है क्वेश्चन के वो मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ. अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि डील करता है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से. ओके, एंड यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 इज ऑल्सो अनदर की इंपॉर्टेंट पॉइंट. सर्च कमिटी एंड सिलेक्शन कमिटी, ये दो कमिटीज हैं जो इस बिल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? द करेक्ट आंसर हियर वुड बी वेरी वेरी गुड. इट वुड बी यस. क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है डी. ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. देखिए, इसके ऊपर एक छोटा सा माइंड मैप मैंने बनाया था, चलिए समझते हैं. जब हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बिल की, तो इसके अंदर ये बिल इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 को क्या करता है? रिप्लेस करता है. Chief Election Commissioner and Election Commissioner in this bill will be appointed by President. But how? On the recommendation of a selection committee. Selection committee में Prime Minister होंगे, Union Cabinet Minister होंगे, and leader of opposition party or largest opposition party will be there. But ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर नोट डाउन करने वाला है कि दिस रिकमेंडेशन विल इवन बी वैलिड. मान लो अगर इस कमिटी में कोई वैकेंसी आ गई है, तब भी ये रिकमेंडेशन वैलिड रहेगा. और इससे रिलेटेड वर्डिक्ट किस केस में आया है? अनूप बरनवाल केस में निकल कर आया है. सो अगेन द केसेस एंड द वर्डिक्ट्स एंड द जजमेंट्स, द लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब इस पर्टिकुलर बिल में एक सर्च कमिटी भी रहेगी विच विल बी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बिल क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम द लीगल एक्शंस for the official duties which were performed during their time period or tenure. So all the above statements are absolutely correct. Okay, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन में की टॉपिक आपका है डिफॉल्ट बिल का. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल्स, डिफॉल्ट बेल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The Supreme Court recently held that default bail cannot be claimed on the ground that investigation is pending against other accused. Second statement is saying the CRPC provides three types of bails.
Section 438, Section 439, and Section 177. And third statement is saying that default bail is also known as statutory bail. ये इस तरीके का बेल है जिसके अंदर accused को, the right of an accused, it comes up, who is detained in the custody and the police has not completed the investigation in the given stipulated time. तो कौन सा statement correct है, जल्दी से बताओ. यहाँ पर जब हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड को, तो इसमें सेक्शन 177 इज रॉन्ग. इट इज नॉट सेक्शन 177 बट सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 विच टॉक्स अबाउट द डिफॉल्ट और स्टैट्यूटरी बेल. अब यहाँ स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, देखो स्टेटमेंट 2 तो गलत है, तो ए विल बी एलिमिनेटेड, डी विल बी एलिमिनेटेड. स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट डिफॉल्ट बेल कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन ग्राउंड दैट इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट अदर अक्यूज्ड. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, इस ग्राउंड पे कि भाई दूसरा जो मुजरिम है उसके खिलाफ तो अभी एक्यूजिशन, पूरा इन्वेस्टिगेशन चली रही है, पेंडिंग पड़ी है. ठीक है, तो इस ग्राउंड पे हम डिफॉल्ट बेल आपको नहीं देंगे. दैट इज रॉन्ग. अगर पुलिस फेल हो जाती है इन द कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन इन द गिवन टाइम पीरियड अंडर द लॉ विच वाज गिवन टू देम, देन द डिफॉल्ट बेल विल बी प्रोवाइडेड, है ना. द नीड ऑफ दिस बेल विल कम अप. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इवन इफ यू आर डाइसी अबाउट स्टेटमेंट नंबर 3. तो डिफॉल्ट बेल को समझ लेते हैं. डिफॉल्ट बेल को हम स्टैट्यूटरी बेल भी बोलते हैं और ये आर्टिकल 21 के तहत निकल कर आती है. तो बेसिकली न्यूज में क्यों था, बिकॉज ऋतु छाबरिया जजमेंट पास हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो डिफॉल्ट बेल का अधिकार है वो सेक्शन 167 के तहत सीआरपीसी के अंडर दिया जाता है. बट ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, बल्कि ये एक फंडामेंटल राइट भी होती है अंडर आर्टिकल 21. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ऑल राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पर की टॉपिक आता है संसद आदर्श ग्राम योजना. संसद है, इसका मतलब एमपीज इन्वॉल्व होंगे. आदर्श ग्राम मतलब आइडियल विलेज, दैट मीन्स इट इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ विलेज. ओके, तो हमने आइडिया निकाल लिया. चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 2014 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण. Member of Parliament are responsible for developing the socio-economic and physical infrastructure of 3 villages each by 2019 and total of 8 villages by 2027. First Adarsh Gram, that is ideal or model village, was to be developed by 2016 and MPs would be free to identify suitable ग्राम पंचायत. करेक्ट आंसर बताना है आपको. देखिए, जब हम संसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं, यस, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था. दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इस केस में. व्हेन स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, दैट मीन्स सी कैन बी एलिमिनेटेड एंड बी कैन बी एलिमिनेटेड. सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, MPs are responsible for developing socio-economic and physical infrastructure. Yes, it is correct. बट यहाँ जो टारगेट ईयर 2027 दिया है वो गलत है, इट इज 2024. दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बट सेकेंड स्टेटमेंट तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया. अब बात आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट की, विच इज थर्ड स्टेटमेंट. फर्स्ट आदर्श, सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है तो वो तो हट ही गया ऑब्वियसली. यस, ए विल बी एलिमिनेटेड. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. दैट इज 1, 3 and 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके ऊपर भी एक छोटा सा माइंड मैप मैंने बनाया था. जयप्रकाश नारायण जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसको लॉन्च किया गया था, 11 अक्टूबर के करीब, शायद अक्टूबर या नवंबर का मंथ था, 2014 ईयर था. और इसका मेन टारगेट ईयर था 2019 to 2024. ग्राम पंचायत को बेसिक यूनिट लिया गया और कहा गया कि लोकसभा के जो एमपी होंगे वो अपने एरिया की ग्राम पंचायत को, किसी भी 3 ग्राम पंचायत में किसी भी 3 विलेजेस को सेलेक्ट करेंगे डेवलप करने के लिए. इसी स्कीम में राज्यसभा एमपी और नॉमिनेटेड एमपीज भी डिस्ट्रिक्ट में और कंट्री में कोई भी 3 विलेज सिलेक्ट कर सकते हैं टू फर्दर डेवलप इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और पर्सनालिटी राइट. यहाँ पर पर्सनालिटी राइट्स की हो जाता है वर्ड आपका. पर्सनालिटी राइट्स में 2 तरीके के राइट्स आते हैं, एक होता है राइट टू प्राइवेसी और एक होता है राइट टू पर्सनालिटी. अब ये पर्सनालिटी राइट्स का इशू क्यों आया था, क्योंकि सेलिब्रिटीज की जो पिक्चर्स हैं, ऑटोग्राफ्स है, सिग्नेचर्स हैं, इमेजेस है, उनकी आवाज, उसको मिसयूज किया जा रहा था. इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फेमस बॉलीवुड एक्टर के पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया था. आर्टिकल 21 के अंडर ये कवर होता है. पर्सनालिटी राइट्स रेफर टू राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज और पर्सनालिटी. यस,
करेक्ट। अपनी प्राइवेसी, अपनी प्रॉपर्टी की को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनालिटी राइट्स को प्रेफर कर सकता है, रेफर कर सकता है कोई भी इंसान। स्पेशली ये सेलिब्रिटीज के केस में एप्लीकेबल रहता है। बट द थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग इट डज नॉट इंक्लूड द नेम और द फोटोग्राफ ऑफ अ सेलिब्रिटी, ऑफ अ पर्सनालिटी। नो, इट डज इंक्लूड, नॉट वर्ड तो गलत है। यही तो मेन चीजें हैं जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है पर्सनालिटी राइट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? वेरी गुड, इट वुड बी सी। स्टेटमेंट 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके। अब ऐसे ही जो दो क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया माइंड मैप बनाया है। ऐसे ही हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स एंड डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क क्वेश्चन है। इसका लिंक मैंने चैट सेक्शन में आपको दिया हुआ है। आज ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। लिंक इज गिवन इन द चैट सेक्शन। अटेम्प्टेड एंड दो क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए आपको, उसके आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, आज मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहती हूँ। जब भी हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, डेली हमारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वी हैव द टॉपर्स हियर एज वेल, गौरव, निशा एंड प्राची, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू आर अटेम्प्टिंग दीज PYQs रेगुलरली, दीज MCQs रेगुलरली। तो आपका टास्क ये है कि आज ना हमको 40 दिन पूरे हो गए हैं। 40 days वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिसिंग 8 to 10 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ना अपना फीडबैक देंगे। You will give me your feedback of these 40 days in the comment section after this class, and I promise you that I will be replying to each one of you after this class. Comment section में जैसे आप अपना feedback देते हैं, मैं सब feedbacks पे reply दूंगी, and we will interact for the next 10 minutes. Okay? So what are you waiting for? Comment section में फटाफट से क्लास के बाद अपने feedbacks दीजिएगा regarding these 100 days revision challenge, and I'll be conversating with you. I'll be talking with you in the comment section. Okay. Thank you so much everyone for participating in the class. Thank you so much.